नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा अष्टमी के नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक के 2 चैप्टर्स के प्रश्नोत्तर करेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 के। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते ही आप लोगों को बताया था कि इस पाठ में जो भी मैंने बताया था, वीडियो बनाए थे, तो उसमें लाइटिंग की वजह से वीडियो क्लियर नहीं था और आप लोगों के आग्रह पर ही मैं उसे दोबारा से यहाँ पे बना रही हूँ और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो भी बन रहा है। ठीक है, तो बच्चों, आज का जो पाठ है वो है सच्ची वीरता। इस पाठ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है और बहुत से बच्चों ने देखा है। मुझे खुशी है कि आप लोगों को उससे सहायता भी मिली है। मुझे बहुत सारे कमेंट मिले हैं, मैंने देखा कि उसका अच्छा व्यू भी आया है। तो वजह यह है कि ये पाठ थोड़ा मुश्किल भी है समझने में, क्योंकि एक निबंध है और निबंध के साथ साथ इसमें कुछ उदाहरण के जैसे ऐसे शब्द दिए हुए हैं, ऐसे वाक्य दिए हैं जिनको कि समझने के लिए आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। तो इसमें वीरता, सच्ची वीरता किसको कहते हैं, सच्चा वीर कौन होता है, उन बातों पर ध्यान दिया गया है। तो चलते हैं, अभी हम लोग प्रश्नोत्तर ही शुरू करते हैं पहले फिर। तो यहाँ पे देखिए कि पहला प्रश्न जो है वो मौखिक है और मौखिक में पूछा गया है, दिल से कौन आज़ाद था। तो पूरे वाक्य में आप इसका उत्तर लिखेंगे कि दिल से गुलाम कैदी आज़ाद था या गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। अनलहक का क्या अर्थ है? अनलहक का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। कहने का मतलब कि अपने आप में वो विश्वास इंसान में होना चाहिए कि मुझसे इस संसार की रचना हुई है और मुझ में पूरा संसार समाया हुआ है। तो वही यहाँ पे वेदों में भी कहा गया है और कुरानों में भी ये बात कहा गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखिएगा आप कि अनलहक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। अटक के पार जाने के लिए किसने कहा? अटक के पार जाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज से कहा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वीर नेपोलियन ने जोश में अपनी फौज से क्या कहा था? वीर नेपोलियन ने जोश में अपनी फौज से कहा था कि आलप्स है ही नहीं। उत्तर आपको इतना ही लिखना है और इसका मतलब ये है कि बस उसने ये इमेजिन करने के लिए कहा कि तुम घबराओ मत और मन में ये सोच लो कि आलप्स नाम का कोई पहाड़ है ही नहीं, तुम्हारे सामने कोई बाधा है ही नहीं, तो आगे बढ़ सकते हो। यानी मन को विजयी बनाओ। मन से हार गए तो फिर तुम युद्ध हार ही जाओगे। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। एक सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? पेज नंबर 20 पैराग्राफ 1। तो हम लोग देखते हैं पेज नंबर 20। ये देखिए पैराग्राफ 1। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। यहाँ तक भी लिख लेंगे, काफ़ी है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए आप यहाँ तक भी अगर लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? पेज 20 का पैरा 2। अब यहाँ पे आकर के देखिए, गुलाम ने कहा, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने कहा कि हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं अगला प्रश्न जो है, नेपोलियन ने फौज को कैसे आलप्स पार करवाया? इसके लिए पेज 21 का पैरा 2 देखते हैं। यहाँ पे उत्तर देखिए, लिखा हुआ है कि आलप्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आलप्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आलप्स नाम की कोई बाधा सामने नहीं है और सब लोग पार हो गए। इतना आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको अपने शब्दों में अगर लिखते हैं तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। आपको लिखना होगा कि नेपोलियन की फौज जैसे ही आलप्स पहाड़ को देखकर रुक गई कि उसे पार नहीं किया जा सकता है, तभी नेपोलियन ने उनके जोश को बढ़ाते हुए कहा कि आलप्स है ही नहीं और उसकी बात को मानकर मन में विश्वास जगाकर सेना आलप्स को पार कर गई। चौथा प्रश्न है, वीरों को लेखक ने देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा है? तो यहाँ पे मैंने पेज नंबर और पैराग्राफ तो लिखा है, लेकिन उसको देखने की जरूरत नहीं है, उससे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रेफरेंस के लिए वो लिख के दे दिया है।
आप उत्तर लिखते समय लिखेंगे कि वीरों को लेखक ने देवदार के वृक्षों के समान कहा है क्योंकि जैसे देवदार के वृक्ष को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं होती, वैसे ही वीर बिना किसी की सहायता की आशा किए आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे देवदार के वृक्ष जंगलों में स्वयं पनपते हैं, वैसे ही वीर अपने आप आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न शुरू होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सच्ची वीरता किसे कहते हैं? पेज 20 में ही देखेंगे। पैरा 3 का फर्स्ट 2 सेंटेंस तो है ही, साथ ही साथ जो अभी पहले हमने किया था, जो पहला क्वेश्चन का था, वो लाइन भी हम लिखेंगे कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। ठीक है, ये तो लिखेंगे ही। और उसके बाद इसमें आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। इतना आपको लिखना होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सच्चे वीर कारखाने में क्यों नहीं बनाए जा सकते? इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 21 के पैरा 5 में मिलेगा। और यहाँ पर भी जो भी मैंने बताया इससे भी जोड़कर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 21 का 5th पैराग्राफ। और इस प्रश्न का उत्तर शुरू इस तरह से करेंगे कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम इसलिए नहीं हो सकते कि वीरता जो है वो बचपन से जन्म के साथ व्यक्ति के अंदर होता है, वो स्वाभाविक होता है, वो किसी के द्वारा किसी के अंदर प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। वे जो होते हैं, वीर जो होते हैं, वो देवदार के वृक्षों की तरह होते हैं जो जीवन के जंगल में, जीवन के अरण्य में अपने आप पैदा होते हैं। उनको किसी के द्वारा पानी या दूध पिलाए जाने का इंतजार नहीं रहता। वो अपने लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए स्वयं मेहनत करते हैं और उनका स्वाभाविक आचरण होता है वीरता। ठीक है, उसको कोई तैयार नहीं कर सकता। तो ये वाला जो है वो भी आप लिखेंगे, वो भी चलेगा। और जो मैंने अभी बोला है उसको आप लिख दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने पूरा लिखा हुआ है, देखिए। वीरता एक ऐसी भावना है जो लोगों के अंदर स्वयं विकसित होती है। ऐसे लोग शुरू से दृढ़ और आज़ाद विचारों वाले होते हैं। इनके अंदर किसी के द्वारा जबरदस्ती वीरता का भाव पैदा नहीं किया जा सकता, उन्हें बांधा भी नहीं जा सकता। इसलिए कह सकते हैं कि अंतः प्रेरणा होती है वीरता। ठीक है, पाठ में लेखक ने किस किस प्रकार के वीरों का वर्णन किया है? तो इसका भी उत्तर लिखा है कि पाठ में लेखक ने गुलाम जो मौत से नहीं डरते, असंभव कार्य को भी करने को तैयार रहते हैं, जिसमें नेपोलियन का उदाहरण दिया है, जो राह में आए मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, उसके लिए महाराजा रंजीत सिंह का उदाहरण दिया। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप लिखिएगा कि पाठ में लेखक ने कई प्रकार के वीरों का वर्णन किया है और उसके लिए उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों का जिक्र भी किया है जो मौत से नहीं डरते। ऐसे वीरों के बारे में बताने के लिए एक गुलाम के बारे में बताया है, उसका वर्णन किया है। और ऐसे लोग जो असंभव कार्य को भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बारे में बताने के लिए नेपोलियन का उदाहरण दिया है। तथा जो राह में आए मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, ऐसे वीरों का उदाहरण उन्होंने महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि तीनों वीरों का नाम भी लिखेंगे जिनका जिक्र यहाँ किया गया है और किस संदर्भ में किया गया है वो भी लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न है किसने किससे कहा? ठीक है, उसका उत्तर मैंने पहले ही लिख दिया है, ये आपको दिक्कत नहीं होगी और समझाने के लिए भी इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखते हैं कि लोकोक्तियों का अर्थ कैसे यहाँ पे स्पष्ट करना है वाक्य के द्वारा। तो बच्चों मुहावरे और लोकोक्ति में बेसिक अंतर होता है। मुहावरे जो है वाक्यों के साथ साथ प्रयोग कर दिए जाते हैं, जैसे चोर 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि चोर भाग गया इसलिए वो 9 2 11 हो गया। उस वाक्य के साथ साथ उसको जोड़ दिया जाता है, उसमें समा जाता है मुहावरा। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति जो होते हैं
वो वाक्य में जुड़ते नहीं हैं, बल्कि जो वाक्य बोला गया है उसको दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उस वाक्य के सत्यता को स्थापित करने के लिए वाक्य के अंत में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ बैल मुझे मार, अर्थ है मुसीबत मोल लेना या मुसीबत बुलाना। मोहन ने पहलवान से लड़ाई मोल लेकर, ये है वाक्य, और लास्ट में सत्यापित स्थापित कर रहा ये लोकोक्ति। आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दी। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, रावण राम के हाथों मारा गया। सच ही कहते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। एक पंथ दो काज, कहने का मतलब एक कार्य का दो फल या अधिक फल। ठीक है। कचरे से खाद बना लो, कचरा भी खत्म, फसल भी उत्तम, है ना। एक पंथ से दो काज। सहज पके सो मीठा हो, यानी समय पर सब कुछ होना अच्छा होता है। धैर्य का फल, धैर्य रखने से फायदा होगा। ठीक है। तुम्हारे हड़बड़ाने से व्यापार नहीं चलेगा, समझे, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। एक और एक 11 होते हैं, साथ में मिलने से शक्ति बढ़ती है, एकता की शक्ति। ठीक है। तो इसको लिखेंगे, सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। सुना नहीं है तुमने, एक और एक 11 होते हैं। समझ में आया बच्चों कि मुहावरों को किस तरह से लिखते हैं और लोकोक्तियों को किस तरह से लिखते हैं। तो उस हिसाब से इनका वाक्य तैयार कर लेंगे। अब है यहाँ पे प्रत्यय जोड़कर लिखना है। तो महत् के साथ हम लोग त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा महत्व। सत के साथ सत्व, प्रभु प्रभुत्व, पुरुष पुरुषत्व। उसी तरह अ या अन लगाकर यहाँ पे आपको विपरीतार्थक शब्द बनाने हैं, जो कि मैंने बना दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ में वीर पुरुषों की तुलना बरसते बादलों से तथा कायर पुरुषों की तुलना गरजते बादलों से की गई है। इसका अर्थ समझते हुए वीर और कायर पुरुषों की विशेषताएं लिखिए। बरसते बादल यानी कि जो कहते हैं उसको क्रियान्वित भी करते हैं, अपने कार्य में उसको शामिल भी करते हैं। और गरजते बादल का मतलब से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कार्य नहीं करते। तो उस हिसाब से मैंने उनकी 3-3 विशेषताएं यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। अब आगे बढ़ के हम लोग नया चैप्टर देखते हैं और इस चैप्टर का नाम है गौरा, जो रेखा चित्र है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा की ये बहुत सुंदर और मार्मिक कहानी है, जिसमें उनकी एक गाय होती है गौरा, और जो बहुत सुंदर होती है। वो अपने मन से उसको नहीं लाती, उनकी बहन के जिद करने से वो उस गाय को पालती है, जिससे कि बाद में उनको बहुत प्रेम हो जाता है और गाय बहुत दूध भी देती है, जिसकी वजह से ग्वाला को वो दूध देने से रोक देती है, मना कर देती है। इससे क्या होता है कि ग्वाला के अंदर लालच और जलन दोनों पैदा हो जाता है। ग्वाला क्या करता है, एक दिन गुड़ की डली के साथ उस गाय को सुई खिला देता है और सुई उसके रक्त संचार के साथ, उसके ब्लड सर्कुलेशन के साथ उसके हृदय तक पहुंच जाती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी घटना को यहाँ पे लेखिका ने बहुत सुंदरता से लिखा है। इन दोनों पाठों के वीडियो बना चुकी हूँ मैं पहले, तो दोनों पाठों के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग उसको बड़े ध्यान से देखिएगा और उसके बाद प्रश्नोत्तर कीजिएगा। ठीक है। गौरा कौन थी? गौरा लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा पाली गई एक गाय थी। श्यामा लेखिका की बहन थी। गाय के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि गाय करुणा की कविता है। लेखिका ने बछड़े का नाम रखा लालमणि। गौरा का स्वरूप कैसा था? पेज 26 का पैरा 2 लाइन 3rd and 4th। पेज 26 में हम आते हैं। देखिए यहाँ पे गौरा की लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल के 2 पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। ठीक है। अगला प्रश्न, बंगले पर गौरा का स्वागत कैसे हुआ? पेज नंबर 26 पैरा 3 में ही हम यहाँ पे आते हैं। गाय जब बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। केसर रोली का टीका लगाकर उसका स्वागत किया गया।
आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, गौरा के दूध का भोग कौन कौन करते थे? गौरा के दूध का भोग लालमणि उसका बछड़ा, आसपास के लोग तथा कुत्ते बिल्ली तक किया करते थे। अब अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, गौरा को सुई किस चीज में मिलाकर खिलाई गई? गौरा को सुई गुड़ की डली के साथ मिलाकर खिलाई गई। ठीक है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय और उसका वो प्रश्न है, लेखिका ने गौरा का पालन पोषण किस प्रकार किया? पेज 26 का फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए, लेखिका ने बड़े स्नेह और दुलार से गौरा का पालन पोषण किया। वह उनके हृदय में अन्य गाय के बछड़ों से अलग विशेष स्थान रखती थी। अंत में जब उस मरणासन भी हुई थी तब भी लेखिका ने उसका बहुत ख्याल रखा था। उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं तक की गई थी। ये सब आप लिख दीजिएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है ना, तो थोड़ा विस्तार देना ही होगा। ठीक है। ग्वाला क्यों गायब हो गया? तो इसका उत्तर पूरा लिखा हुआ है। लेखिका के यह जानने के बाद कि गौरा को किसी ने गुड़ की डली के साथ सुई खिला दी थी ताकि उसकी मृत्यु हो जाए, साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि ऐसे कार्य अक्सर ग्वाले ही करते हैं, तो पकड़े जाने के डर से ग्वाला गायब हो गया, भाग गया। ठीक है। गौरा कैसे बीमार पड़ गई? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय देखिए, वैसे मैंने पूरा लिख दिया लेकिन थोड़ा सा विस्तार जरूर आपको देना पड़ेगा कि ईर्ष्या की वजह से जब ग्वाले ने गुड़ की डली के साथ गौरा को सुई खिला दी तो सुई रक्त संचार के साथ, रक्त के बहाव के साथ गौरा के हृदय तक पहुंच गई, जिससे गौरा की मृत्यु हो गई। ठीक है। इसको थोड़ा विस्तार दे करके लिखेंगे। गौरा के मृत्यु संघर्ष का वर्णन कीजिए। पेज 28 का पैरा 1, 2, 3 अंडरलाइन किए हुए सेंटेंसेस। तो ये देखिए अंडरलाइन किए हुए सेंटेंसेस पैरा 1, 2, 3 तीनों का, कि गौरा के मृत्यु का संघर्ष जब आरंभ हुआ तो इसको याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा था कि इसे सेब का रस पिलाया जाता। नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली के द्वारा गौरा को पिलाया जाता था। खुद मुंह खोल करके रस पी भी नहीं सकती थी वो। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि सुई बहुत मोटी होती थी, दर्द होता होगा ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन गौरा उस पीड़ा को शांति से सह जाती थी। जो पीड़ा उसको सुई की वजह से हो रही थी, जो उसके अंदर शरीर के अंदर था, उससे ये पीड़ा कम ही थी, इसलिए उसको बर्दाश्त कर लेती थी बेचारी, ताकि वो ठीक हो सके इस उम्मीद पे। ठीक है। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी। इसके कुछ समय के बाद, आप अब नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके कुछ समय के बाद, जब वो उठ नहीं पाती थी तब भी लेखिका उसके पास जाती तो वह अपना उदास मुख लेखिका के कंधे पर रख देती थी। गौरा की सुंदर और चमकीली आंखों की आभा समाप्त हो चुकी थी। तो इतना आप लोग इसके मृत्यु के संघर्ष के बारे में लिखेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो गौरा गाय थी, श्यामा लेखिका की बहन थी, लालमणि गाय का बछड़ा, महादेवी वर्मा लेखिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपसर्गों को जोड़कर लिखना है। तो ये उपसर्ग हैं और इनके साथ शब्द हैं जिनको जोड़कर मैंने लिखा है। दूसरा, वर्तनी शुद्ध करने के लिए पाठ के ही शब्द हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 3 के लिए यहाँ जगह बनाया है, 3 ही लिखने हैं, लेकिन मैंने 4 लिख दिया है ताकि अगर आप एक आध भूल भी जाएं तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने घर अथवा मित्र के घर के किसी पालतू पशु के स्वभाव व उसके क्रियाकलाप के बारे में लिखिए। मतलब आपके घर में कोई पेट है या आपके किसी दोस्त के घर में, तो वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से खाता है, आपसे किस तरह से लाड़ लगाता है, आपके पास कैसे आता है, आपसे आपका ध्यान अपनी तरफ कैसे आकर्षित करता है, उस बारे में यहाँ पे लिखना है। लेखिका द्वारा रेखा चित्र शैली
में लिखी कुछ अन्य रचनाओं का परिचय दीजिए। तो लेखिका ने बहुत सारी ऐसी रेखा चित्र लिखी हैं जिसमें कि सोना नाम की एक हिरनी की कहानी है, गिल्लू नाम के एक गिलहरी की कहानी है। तो इस तरह से उनके बहुत सारी कहानियां हैं जिनको कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप लोगों के जो भी प्रश्नोत्तर हैं, जो भी संदेह हैं, वो सब दूर हो गए होंगे। और इस बार कोशिश की है मैंने कि लाइट्स प्रॉब्लम ना करे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर मुझे सूचित कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पूरा देखेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही शेयर भी ज़रूर करेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।